next target is Turkey. इंडिया ने सीवियर अर्थक्वेक से पीड़ित टर्की और सीरिया को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने का काम किया। Talks are underway for a new nuclear power plant. तुर्की लास्ट 60 साल से नाटो का मेंबर है और अभी चाइना प्लानिंग कर रहा है तुर्की में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। होपफुली इसी वीक में जगह फाइनल हो जाएगा। ऑन द अदर साइड तुर्की के पास पहले से ही 2 न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, जिसमें एक प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर लाइव हो जाएगा जो कि रशिया ने सेटअप किया है, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसमें होपफुली रशिया और नॉर्थ कोरिया दोनों पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट सेटअप करेगा। रशिया टोटल 34 न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चलाता है 11 कंट्रीज में, और ये जो प्रोजेक्ट है इसके पीछे एक अलग ही स्ट्रेटेजी रशिया यूज करता है जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव न्यूज़ आगे भी जानना है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग जैसा क्रिएटर के लिए आपका एक सब्सक्रिप्शन हम लोग का रोजी रोटी है और आप ये सब्सक्राइब करके हम लोग को हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तुर्की में एग्जैक्टली क्या खिचड़ी पकड़ा है और ये पकाने में कौन कौन साथ दे रहा है तुर्की का। तुर्की एक ऐसा कंट्री है जिसके पास नेचुरल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, और तुर्की का जो बेनिफिट है कि तुर्की का जो बॉर्डर एरिया है उसमें सी भी है और लैंड भी है, और इसीलिए तुर्की को जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री माना जाता है। कुछ महीने पहले तुर्की में अर्थक्वेक हुआ था और इंडिया अपना ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में एड भेजा था। इंडिया अपने तरफ से हर कंट्री को अपना दोस्त सोचता है, और इसीलिए इंडिया हमेशा स्टेप लेता है कि अपने तरफ से दूसरा कंट्री को जब जरूरत पड़े उसको हेल्प करे। ऑन द अदर साइड दोस्त कितना दोस्ती निभाता है ये कम्प्लीटली डिपेंड करते है उस कंट्री के ऊपर। जब कश्मीर का इशू सामने आया था उस टाइम में तुर्की पाकिस्तान का स्टैंड लिया था। ऑन द अदर साइड 2021 का एक रिपोर्ट है जिससे पता चलता है प्रॉक्सी वार चल रहा था, उसके लिए तुर्की अपने तरफ से मर्शनरीज भेज रहा था कि आगे जाके वो इंडिया में टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी स्प्रेड करे। तुर्की हमेशा से ही अपना इस्लामिक एजेंडा को साउथ एशिया में स्प्रेड करना चाहता था, और इसके लिए तुर्की ने यूज किया सदत को। सदत एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, और कश्मीर और पैलेस्टाइन में फॉरेन फाइटर्स और मिशनरीज को डिप्लॉय करना सदत का काम है। एक साइड में इंडिया अपना ऑपरेशन दोस्त का चलते हुए तुर्की में एड भेजा, ऑन द अदर साइड दोस्त अपने तरफ से फॉरेन फाइटर भेज दिया कश्मीर में। इन सब के पीछे जो मेन दिमाग काम कर रहा था वो था तुर्की का 12th प्रेसिडेंट। अपना इस्लामिक स्ट्रेटेजी को स्प्रेड करने के लिए जाना जाता है। इनिशियली अपने आप को एक डेमोक्रेटिक लीडर की तरह प्रोजेक्ट किया था, और धीरे धीरे जो डिसीजन है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी से प्रभावित होने लगा। एर्डोगन मेनली 3 तरह का स्ट्रेटजी फॉलो करता है अपना जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसको स्प्रेड करने में, जिसमें पहला जो है वो है प्राइवेट मिलिट्री फोर्स, जिसमें सदत वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा है क्रिमिनल या फिर माफिया का हेल्प लेके अपना जो नेटवर्क है वो स्प्रेड करना, और तीसरा है यूथ ब्रिगेड या फिर एसोसिएशन क्रिएट करके उन लोगों का हेल्प लेना। 2012 में सदत को फॉर्म किया गया था, और ये पहला प्राइवेट मिलिट्री फोर्स था तुर्की का। आज के डेट में तुर्की को जब भी मिलिट्री फोर्स या फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस का जरूरत होता है तो डिफरेंट कंट्री के साथ मिलकर उन लोगों का हेल्प भी लेता है, क्योंकि तुर्की का अभी रिसेंटली जो दोस्त है या फिर जो नेटवर्क है इसमें काफी डेवलपमेंट हुआ है। इनमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है रशिया, और रशिया का फ्रेंड चाइना, और चाइना का फ्रेंड पाकिस्तान भी। चाइना के साथ रिसेंटली तुर्की का बात चल रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर को लेके, और लगभग ये फाइनल है। चाइना के तरफ से जो लोकेशन है वो फाइनलाइज किया गया है, और ये बॉर्डर एरिया पे है। लोकेशन है ईस्टर्न ट्रेस, और ये तुर्की, बुल्गारिया और ग्रीस के बॉर्डर एरिया में है। नॉट ओनली चाइना, तुर्की के पास पहले से ही न्यूक्लियर प्लांट है जो कि रशिया ने बनाया है, और होपफुली वो नेक्स्ट ईयर लाइव हो जाएगा। दूसरा जो प्लांट है वो है रशिया और नॉर्थ कोरिया दोनों मिलके ये तुर्की में काम कर रहे हैं, और तीसरा जो है वो चाइना अगर बनाता है तो ये वाला फाइनलाइज हो जाएगा तुर्की के पास। अगर तुर्की को इतना न्यूक्लियर प्लांट का क्या जरूरत है, एक बार चेक करते हैं क्या एग्जैक्ट क्या डिटेल्स। तुर्की का ओवरऑल इंपोर्ट है 364 बिलियन, जिसमें से 80 बिलियन जो है वो है एनर्जी पे। लगभग 22% इंपोर्ट जो तुर्की करता है वो एनर्जी पे खर्चा होता है, और तुर्की चाहता है कि आगे जाके ये जो खर्चा है ये ना हो, और अपने एंड में वो न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप करे और एनर्जी जो है वो अपने कंट्री में प्रोड्यूस हो। तुर्की का एक्सपेक्टेशन है बाय 2050 एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना। अगर ये तीनों रिएक्टर बन के लाइव भी हो जाता है तब भी तुर्की को जितना एनर्जी जरूरत है वो टोटल फुलफिल नहीं होगा। इसके लिए तुर्की को चाहिए सिर्फ एसएमआर, और यही एसएमआर के लिए तुर्की यूएस के पास गया था, और यूएस से तुर्की का ये एसएमआर को लेकर बहुत दिन से बात चल रही है, मगर कोई भी एग्जैक्ट अपडेट अभी तक बाहर नहीं आया। हो सकता है कि इसीलिए तुर्की ने यूएस का जो आशा है वो छोड़ दिया है, और वो जाके चाइना और रशिया का हाथ पकड़ लिया है। पहले रशिया, उसके बाद चाइना, और उसके साथ आगे जाके हो सकता है कि पाकिस्तान भी तुर्की में कोई प्रोजेक्ट बना सकता है इन फ्यूचर। करेंटली चाइना दुनिया में 21 न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है,
जो कि 2.5 गुना ज्यादा है दूसरा कोई कंट्री के कंपैरिजन में। तो मेन जो क्वेश्चन है कि आगे जाके स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर तो ऐसा नहीं है कि आप कोई फैक्ट्री बनाए और उसको छोड़ दो। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर चलाना है तो जो कंट्री ये न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है उस कंट्री का मैन पावर उस न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ कनेक्ट रहना पड़ता है, तभी जाके एक फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में रन कर सकते। और अगर आप कोई कंट्री में न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप कर रहे हैं तब उस कंट्री में आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो परमानेंट हो गया। शायद यही स्ट्रेटजी के लिए चाइना या फिर रशिया राजी हुआ और दोनों ही अपने तरफ से ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये तुर्की में सेटअप कर रहे हैं, जबकि तुर्की जो है वो यूएस अलाइज का एक पार्ट है। अगर रशिया को देखें हम लोग तो दुनिया में अभी 34 न्यूक्लियर रिएक्टर चलाता है 11 कंट्रीज पे, जिनमें से बहुत सारा यूएस अलाइज के साथ है जैसे कि तुर्की, और होपफुली पुतिन ये जो काउंट है इसको बहुत जल्दी एक्सपैंड करेगा। तो इसमें एग्जैक्ट गेम क्या है? गेम यही है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जब बनता है तो वो बनता है बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल। मतलब आगे जाकर न्यूक्लियर रिएक्टर कहीं बनाना है तो जो कंट्री इसको बना रहा है वो अपना एम्प्लॉय भेजता है। ऑन द अदर साइड सिर्फ 30% जो है वो लोकल एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर बनने में। तो आगे जाके अगर कोई भी कंट्री में न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है तो उस कंट्री में जो कंट्री ये न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है उसका जो मौजूदगी है या फिर जो पार्टिसिपेशन है वो परमानेंटली हो गया। तो इन फ्यूचर तुर्की में चाइना और रशिया का पर्टिकुलर एंगेजमेंट रहेगा। ऑन द अदर साइड ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो फ्यूचर में जाके अगर तुर्की के साथ चाइना या फिर रशिया का रिलेशन में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा वो है तुर्की को, जबकि तुर्की के प्रेसिडेंट के तरफ से कहा जा रहा है कि वो चाइना को और रशिया को ट्रस्ट करता है और उन लोगों का जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म में चलने वाला है। तो इस स्टोरी में बहुत सारा डॉट क्रिएट्स हो रहा है, एक बार डॉट को कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट डॉट, तुर्की एक ऐसा कंट्री है जो 60 ईयर्स से नाटो में मेंबर है। सेकेंड डॉट, तुर्की में रशिया अपना जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर रहा है जिससे आगे जाके रशिया तुर्की में एक बहुत अच्छा रिलेशन होगा। थर्ड, आज के डेट में नाटो और रशिया का जो रिलेशन है ये सबको पता है। फोर्थ, सिर्फ रशिया नहीं, रशिया का जो फ्रेंड है चाइना वो भी तुर्की में अपना प्रोजेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट डॉट, लास्ट कुछ दिन पहले वेस्ट के तरफ से एक कॉरिडोर तुर्की को प्रपोज किया गया था जो इंडिया से शुरू होकर आगे जा रहा है। उस कॉरिडोर में तुर्की का कहना था कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट डॉट, तुर्की अपने तरफ से वेस्ट का जो प्रोपोज्ड कॉरिडोर था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑन द अदर साइड चाइना का जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड उसमें तुर्की पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट डॉट, तुर्की अपने तरफ से यूएस से फाइटर जेट खरीद रहा है और तुर्की अपने तरफ से जो ड्रोन है वो यूक्रेन को बेच रहा है। नेक्स्ट डॉट, पाकिस्तान के तरफ से तुर्की को इनविटेशन गया कि आप आओ और बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है चाइना का उसमें आप ज्वाइन करो। तो इन सारे डॉट्स को अगर हम लोग मिलाने जाए तो एटलीस्ट हम लोग कहीं से भी एक स्ट्रेट लाइन बना नहीं सकते। ऑन द अदर साइड तुर्की का दुश्मन कौन है, तुर्की का दोस्त कौन है, या फिर तुर्की का आइडियोलॉजी क्या है, या फिर तुर्की अपना जो डिप्लोमेसी है वो कैसे हैंडल करता है, उसमें जो पिक्चर है हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए क्योंकि हम लोग जैसा क्रिएटर के लिए यही रोजी रोटी है। ऑन द अदर साइड अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ऐसा ही मैं वीडियो आगे और बना सकूं और आपके लिए ला सकूं। आज के लिए इतना ही, मैं आता हूं, थैंक यू।